दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जहां पर हम चर्चा करेंगे पर्वत के बारे में, माउंटेन के बारे में चर्चा करेंगे। माउंटेन का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, जैसे वलित पर्वत से संबंधित सवाल, नवीन पर्वत, संचित पर्वत, ध्वंसोत पर्वत, ठीक है। इन सभी के बारे में दोस्तों डिटेल में चर्चा किया जाएगा। स्क्रीन पर कई सारे ऐसे सवाल भी दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इन सभी सवालों पर भी चर्चा होगा अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो। याद रखेंगे दोस्तों आज हमारा ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास है जो कि 246 नंबर की क्लास है, ठीक है। अगर केवल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो आज हमारी 16वीं क्लास है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं दोस्तों तो 7351 से लेकर 7380 तक के सवाल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग 7500 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। याद रखेंगे स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म से फ्री कोर्स अनाउंस किया गया है। ये जो फ्री कोर्स है दोस्तों, इसमें हम अभी तक हम लोगों ने पूरा का पूरा इतिहास विषय कवर कर लिया। पूरे 150 लेक्चर में दोस्तों आपको इतिहास विषय पढ़ाया गया है। उसके बाद 80 लेक्चर में संविधान की क्लास दी गई और उसके बाद दोस्तों 231 नंबर से जो क्लास दी जा रही है वो आपके विश्व भूगोल की क्लास चल रही है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो शुरुआत से वीडियो देखिए, पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ कंटेंट तैयार किया गया है। और अगर आपके पास खाली समय हो या फिर आपने किसी भी कोचिंग से दोस्तों पढ़ाई की हो, लेकिन ये जो सवाल हैं ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सवालों को अगर आपने हल करना सीख लिया ना तो याद रखिए परीक्षा में जो कुछ भी बनने हैं ये यहीं से बनने। पूरा का पूरा चैप्टर दोस्तों हम समराइज कर देते हैं इन सवालों के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सवाल में कितने प्रश्न आप सही करते हैं वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला सवाल जो आपके सामने है वह है कि निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। किसकी बात करें दोस्तों, हम स्थल आकृतियों के बारे में बात करें, ठीक है। स्थल आकृतियां यानी जो ये पृथ्वी है इसके स्थल पर जो आकृतियां हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक आकृतियां हैं वो कितने प्रकार की हैं दोस्तों। तो मुख्य रूप से दोस्तों कितने प्रकार की मानी जाती है, उत्तर पहले लिख लीजिए, 3 प्रकार की मानी जाती है। कितने प्रकार की मानी जाती है, 3 प्रकार। उनमें से 3 प्रकार कौन है दोस्तों, तो पहला प्रकार होता है पर्वत। क्या है दोस्तों, पर्वत को प्रथम स्थलाकृति माना जाता है। अब सवाल ऐसे ही बन जाता है कि बताइए पृथ्वी का प्रथम स्थलाकृति किसे कहते हैं, तो जवाब क्या होगा, पर्वत, माउंटेन, ठीक है। इसी तरह से सवाल आता है कि द्वितीय स्थलाकृति किसे कहते हैं, तो द्वितीय स्थलाकृति दोस्तों पठार को कहते हैं। और तृतीय स्थलाकृति दोस्तों किसे कहते हैं, तो तृतीय स्थलाकृति मैदान को कहते हैं, ठीक है। तो आगे जो हमारा चैप्टर होगा दोस्तों वो इसी पर बेस्ड होगा। अभी हम पर्वत कवर कर रहे हैं, पर्वत कवर कर लेंगे तो हम पठार कवर करेंगे, पठार के बाद हम मैदान कवर करेंगे। इस प्रकार से पृथ्वी के स्थल खंड की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ के दोस्तों वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों हम लोग पढ़ा जाएगा। ये आपके पहले सवाल का जवाब था, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा ना कि पूरा का पूरा चैप्टर यही समराइज हो जाएगा। ये आगे जो हम 30 सवाल आपको दे रहे हैं ना, इसी में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये पहला सवाल बनता है। दूसरा सवाल पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, स्थल मंडल के कुल कितने भाग पर पर्वतों का विस्तार है, ठीक है। कितने भाग पर दोस्तों पर्वतों का विस्तार है, अभी तो आपसे सवाल पूछा, ठीक है। तो सवाल में याद रखें दोस्तों जो विस्तार है ये 25 से 26% दोस्तों पर्वतों का विस्तार माना जाता है। कितना, 25 से 26%। लेकिन हम कह रहे हैं आपसे ये भी पूछ सकता है ना, जैसे आज पर्वत के बारे में पूछा, पर्वत के बारे में पूछा तो आपने बता दिया कि सर पर्वत का विस्तार जो है ये 25 से 26% है। कितना है, 25 से 26% है। ये तो चलिए आपने बता दिया, ठीक है। लेकिन कल को जब आपसे किसके बारे में पूछ देगा, पर्वत के बाद जो दूसरे नंबर की स्थलाकृति है पठार, तब आप क्या बताएंगे कि पठार का विस्तार कितना है। या फिर आपसे पूछ दिया कि मैदान का विस्तार कितना है, ठीक है, मैदान का विस्तार कितना है, तब आप क्या बताएंगे, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आप याद रखिएगा जो पठार का विस्तार है वो है दोस्तों 33%। कितना है, मैदान, पठार का विस्तार कितना दोस्तों, 33%। और जो मैदान का विस्तार है दोस्तों वो है दोस्तों 41%, ठीक है। जब आप जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा बाद में फुर्सत में, ठीक है। तो ये दोस्तों सवाल बनता है, ठीक है। तो तीनों सवाल आपको एक साथ मैंने बता दिया ना, अब नहीं कंफ्यूजन होगा ना। ये पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियां हैं उन स्थलाकृतियां में पर्वत कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है कुल में, तो याद रखेगा 25 से 26% पर्वत है, 33% पठार है और 41% दोस्तों मैदानी भाग है जहां पर हम लोग निवास करते हैं। मानव निवास के लिए सबसे बेहतर क्या माना जाता है, मैदान माना जाता है, क्योंकि मैदानी भाग में नदियां होंगी तो कृषि कार्य हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोग रहते नहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में भी लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पर्वतों की उत्पत्ति
उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है दोस्तों, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत। क्या है दोस्तों? देखिए, पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई ये हम केवल गेस कर सकते हैं, कोई अपनी आंखों के सामने तो देखा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों तमाम वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया कि पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई। उसी क्रम में दोस्तों एक व्यक्ति का नाम आता है जिन्होंने रेडियो सक्रियता के आधार पर दोस्तों अपना सिद्धांत दिया है। उनका नाम था जॉन जॉली। क्या नाम था दोस्तों? जॉन जॉली नाम था, ठीक है। जॉन जॉली ने दोस्तों रेडियो सक्रियता से संबंधित दोस्तों ये सिद्धांत दिया है। उन्होंने दोस्तों अपनी एक बुक लिखी, ठीक है। उस बुक में, अपनी उस किताब में दोस्तों इस सिद्धांत के बारे में बताया। और ये किताब दोस्तों उन्होंने लिखा था 1925 में। कब लिखा था दोस्तों? पब्लिश जो हुआ था किताब वो 1925 में हुआ था। सवाल आता है सर किताब का नाम क्या था? तो याद रखेगा, द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ठीक है। द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ठीक है, ऑफ द अर्थ, ठीक है, द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। उसी किताब में इन्होंने रेडियो सक्रियता से संबंधित सिद्धांत दिया जो कि पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में बताता, ठीक है। और दोस्तों आप तो जानते होंगे कि अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो दोस्तों ये सियाल, सीमा और नीफे के माध्यम से बना हुआ है और उसमें भी दोस्तों जगह जगह पर रेडियो सक्रियता अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसी को आधार बनाकर इन्होंने उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि सर सिद्धांत है क्या? आगे हम चर्चा करेंगे, थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत और है दोस्तों जिसका नाम है भूसन्नति का सिद्धांत, ठीक है। ये भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो दिया था कॉबर ने। किसे दिया था दोस्तों? कॉबर ने दिया था। चाहे कॉबर लिखे, चाहे कई जगह पे दोस्तों कोबर लिखा हुआ, ठीक है। कॉबर या कोबर ने दोस्तों क्या किया था? ये भूसन्नति सिद्धांत दिया था। अब आपको मैं अपने भाषा में समझा देता हूं। देखिए, आप जानते हैं दोस्तों कि पूरी धरती दोस्तों कई सारे प्लेटों में बटी हुई है, ठीक है। अब जो प्लेटों में बटी हुई दोस्तों, मान लीजिए यहां प्लेट है और दोस्तों क्या कर रहा है, दो प्लेट अपनी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर दो प्लेट अपनी तरफ आएंगे, मैं यहां पर एक पेज ले लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए पेज है, ठीक है, ये एक प्लेट है, ठीक है। और प्लेट पर दोस्तों बल लग रहा है, दोनों तरफ से दोस्तों बल लग रहा है। तो क्या होगा दोस्तों? ऐसे फोल्ड हो जाएगा। देखिए ये फोल्ड हो रहा है ना, तो दोस्तों ये बल लगने की वजह से बीच वाला हिस्सा दोस्तों उठता चला जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम कहते हैं फोल्डेबल माउंटेन। ये क्या बन रहा है दोस्तों? यानी जब दो प्लेटें गति करते हुए दोस्तों आपस में आसपास आती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों? ये बीच का हिस्सा दोस्तों उठ जाता है और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को पर्वत निर्माण कहते हैं, ठीक है। इसी को हम पर्वत निर्माण कहते हैं। और ये किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों? ये वलित पर्वत की बात हो रही है, ठीक है। तो याद रखेगा, वैसे इनका पूरा नाम था लियोपोल्ड कोबर। क्या नाम था दोस्तों? लियोपोल्ड कोबर, ठीक है। लियोपोल्ड कोबर नाम था। इन्होंने सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत के अनुसार दोस्तों इन्होंने कहा कि जब भी पर्वत का निर्माण होता है तो पर्वत का निर्माण हमेशा दोनों तरफ होता है, ठीक है। जबकि एक वैज्ञानिक थे दोस्तों स्विस महोदय, उनके अनुसार पर्वत हमेशा एक तरफ बनता है, दोनों तरफ नहीं बनता, ठीक है। तो इस तरह के भी सिद्धांत आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है कि विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित लंबे व सकरे पर्वत जिनके मध्य पठार भी स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? ध्यान समझिएगा, अलग अलग युगों में अलग अलग पर्वतों का निर्माण हुआ। आपसे पूछा जा रहा है जो लंबे और सकरे पर्वत थे, ठीक है, जिनके बीच में दोस्तों पठार स्थित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि अगर मैं उनसे पूछ दूं, देखिए माउंटेन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन अगर मैं अभी आपसे पूछ दूं कि आप मुझे बताइए पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला, पर्वत तंत्र में क्या अंतर है, तो नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है। अब ये बड़ा बहुत कंफ्यूजन का विषय है कि सर इसका क्या जवाब होगा, जबकि सबको लगता है कि सारा जवाब एक ही जैसा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, अंतर है। ध्यान समझिएगा, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों। अगर पर्वत क्या हो दोस्तों? लंबे हो। लंबे मतलब क्या हो दोस्तों? ऊंचे की बात नहीं कर रहा, लंबे मतलब बहुत लंबी उनकी श्रृंखला हो, बहुत लंबी श्रृंखला हो, ठीक है। और क्या हो दोस्तों? पर्वत सकरे हो। सकरे मतलब ज्यादा विस्तार ना हो, उनका सकरा विस्तार हो, लंबा हो, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद कह रहा है उसके बीच बीच में क्या हो दोस्तों? पठार स्थित है। मान लीजिए ऐसे ऐसे ढेर सारे पर्वत है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या दोस्तों? ऐसे ऐसे ढेर सारे पर्वत है और बीच बीच में दोस्तों क्या है? पठार है। पठार पर्वतों के बीच के समतल भूमि को कहा जाता है, ठीक है। बीच बीच में क्या दोस्तों? यहां बीच बीच में मान लीजिए यहां पठार भी स्थित है, कई जगह दोस्तों पठार स्थित हो, तो ऐसे पर्वत को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी पर्वत को कहते हैं पर्वतमाला। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला। क्या नाम देते हैं? इसे कहते हैं पर्वतमाला, पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अगर क्या हो? बीच बीच में पठार होना चाहिए और लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। दो कंडीशन है,
तब क्या होगा, पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर देखिए ध्यान, कह रहा अनेक कटकों, अनेक शिखरों, अनेक घाटियों से युक्त, ठीक है, ऐसे पर्वत श्रृंखला दोस्तों जिसमें कटक भी मिले, जिसमें ढेर सारे शिखर भी मिले, जिसमें ढेर सारी घाटियां भी मिले, उन्हें क्या कहा जाता दोस्तों, उन्हें पर्वत श्रेणी कहा जाता। उन्हें क्या कहा जाता दोस्तों, उन्हें पर्वत श्रेणी कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ठीक है, जैसे नाम सुना होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या नाम सुना होगा दोस्तों, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी दोस्तों बहुत लंबी है, बीच बीच में ढेर सारे शिखर भी मिलेंगे, कटक भी मिलेंगे, घाटियां भी मिलेंगी, तब कहा जाता है। याद रखिए, अगर केवल पठार मिलते हैं तब वो पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। अगर दोस्तों उसके बीच में कटक, घाटियां ये सब मिलती हैं तब वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, यहां पर वो पर्वत श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक पर्वत क्रम होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। करा एक ही युग में निर्मित, इसकी खासियत क्या दोस्तों, पहली बात याद रखिएगा, यह अलग अलग युग में नहीं निर्मित होता है। ठीक है, जैसे कि आपने जो पर्वतमाला पढ़ा था, पहले वाला पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि अलग अलग युग में निर्मित। ध्यान दीजिएगा, करा विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित। इसका निर्माण दोस्तों अलग अलग समय में हुआ है। ठीक है, कुछ अब बना है, कुछ बाद में बना, ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों में दोस्तों धीरे धीरे इनका निर्माण हुआ है अलग अलग युग में। लेकिन दोस्तों अगर निर्माण एक ही युग में हो जाए तब दोस्तों वो क्रम कहलाता है। तो याद रखेगा, एक ही युग में निर्मित लंबा काल यानी बहुत लंबी श्रृंखला हो, समानांतर पर्वत श्रेणियों का समूह जिनके मध्य क्या पाई जाती हो, घाटियां भी पाई जाती हो, क्या कहलाते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं पर्वत तंत्र। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं पर्वत तंत्र। ये वाली बात दोस्तों लोगों को नहीं पता होती है, याद रखेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे इसमें भी एग्जांपल ले लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर ने बताया नहीं। पर्वत श्रृंखला का एग्जांपल कौन सा है, जैसे आप रॉकी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। ठीक है, रॉकी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसी तरह से आप एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, एंडीज पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। यहां मैंने आपको विंध्य पर्वत श्रेणी का उदाहरण दे दिया, और यहां पर दोस्तों जो एक ही युग में निर्मित दोस्तों अलग अलग हैं। अगर अपने देश की बात करें तो दोस्तों जैसे आप धारवाड़ तंत्र के बारे में पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे दोस्तों, धारवाड़ तंत्र। ठीक है, या कुडप्पा तंत्र, या अगर मैं पर्वतों की बात कर दूं दोस्तों तो यूरोप की राइन घाटी में पर्वत इस तरह के मिल जाएंगे। कहां पर दोस्तों, यूरोप की राइन घाटी। ठीक है, राइन घाटी में दोस्तों इस तरह के पर्वत मिल जाएंगे। या फिर अमेरिका का अपलेशियन पर्वत का नाम सुना है, अपलेशियन। ठीक है, अपलेशियन हालांकि बहुत पुरानी पर्वत माला है, जान लीजिए, लेकिन अपलेशियन पर्वत जो तंत्र है दोस्तों, ये पर्वत तंत्र का उदाहरण है। याद रखेंगे, है तो बहुत पुराना, जैसे अरावली पुराना वैसे ये भी पुराना, लेकिन उदाहरण किसका दोस्तों, ये पर्वत तंत्र का उदाहरण है। इस तरह से आपको समझना होगा। मुझे नहीं पता इस चैप्टर को आपने कैसे पढ़ा है, ठीक है, या आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन ये जानकारी कम से कम आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है जानकारी तो एग्जाम में जब भी ये सवाल आएगा ना, आप हमेशा पूरा जीवन कंफ्यूज रहेंगे, नहीं समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। करा उत्पत्ति के अनुसार पर्वतों को मुख्यतः किन 4 भागों में बांटा जाता है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं जो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों, तो याद रखेगा, यहां पहला भाग माना गया कि पहला है वलित पर्वत। क्या दोस्तों, वलित पर्वत। ठीक है, यानी जो फोल्डेबल माउंटेन थे। ठीक है, उसी तरह से दूसरा है दोस्तों संचित पर्वत। ठीक है, क्या है, संचित पर्वत, जिस पर्वत का निर्माण दोस्तों पदार्थों के संचयन से हुआ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक दिन कि मान लीजिए आपने एक बार कूड़ा फेंका, दोबारा कूड़ा फेंका, ऐसे फेंकते गए और हजारों लाखों लोग दोस्तों बहुत अधिक समय तक कूड़ा फेंकते गए तो वहां कूड़े का ढेर लग जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों क्या इस तरह से बनता है संचित पर्वत। संचित का नाम ही दोस्तों कि वहां पर संचय हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरा है दोस्तों वो है ब्लॉक पर्वत। क्या दोस्तों, वह किसका उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ब्लॉक पर्वत। तो जो चौथा है दोस्तों वह है अवशिष्ट पर्वत। क्या है दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट मतलब जो बचा खुचा है। ठीक है, बचा खुचा यानी उसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, पर्दन हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है। ठीक है, आने वाले समय में समतल मैदान भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो समाप्ति के अवस्था में। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इसके 4 प्रकार होते हैं। इन चारों के बारे में भी हम लोग पढ़ा जाएगा एक एक करके। तो अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो एक एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अब वलित पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सवाल दे रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों
से, धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से। अभी मैंने थोड़ी देर समय पहले एग्जांपल दिया था कि देखिए मान लीजिए पूरी धरती ये प्लेट के रूप में है और दोस्तों ये क्या लग रहा है, बल लग रहा है। बल लगेगा तो दोस्तों ये बीच से फोल्ड हो सकता है, ठीक है। जब फोल्ड हो जाए, अच्छा फोल्ड भी हो सकता है तो दब भी तो सकता है। मान लीजिए कमजोर हिस्सा हो तो नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है। अगर ऊपर गया तो दोस्तों फोल्डेबल माउंटेन बन गया, नीचे गया तो घाटी बन सकता है। समझ रहे हैं ना? तो यही कह रहा है कि धरातल के चट्टानों के मुड़ जाने से दोस्तों कौन सा पर्वत उत्पन्न होता है, इसी को हम कहते हैं दोस्तों वलित पर्वत। क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत या फिर इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोल्डेबल माउंटेन। क्या कहते हैं दोस्तों? फोल्डेबल, ठीक है, फोल्डेबल माउंटेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अलग से कुछ नहीं दोस्तों, जो बल के कारण दोस्तों क्या हो गया हो, मुड़ गया हो, ठीक है। और ये बल कहां से लगता है? पृथ्वी के आंतरिक बल के स्वरूप ये क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है दोस्तों वलित पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा ना कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे होगा। मान लीजिए चट्टान था, ये चट्टान था दोस्तों, इधर से बल लगने लगा, इधर से बल लगने लगा, तो इसी बल के फलस्वरूप क्या हुआ दोस्तों, यहां बीच की धरती दोस्तों क्या हो गई, ऐसे उठ गई, ठीक है, ऐसे उठ गई दोस्तों। तो यही क्या बन गया दोस्तों, यही वलित पर्वत बन गया। ये लिख तो दिया, लेकिन वलित पर्वत का दोस्तों उदाहरण हम किसे किसे मान सकते हैं, या अगर ये आपसे पूछे तब क्या बताएंगे। जैसे अगर अपने देश की हम कहानी लें दोस्तों, तो जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय, ये क्या है दोस्तों, ये वलित पर्वत का उदाहरण, ठीक है, वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसे? कहा जाता है कि जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड था, उसके बीच में टेथिस सागर था, ठीक है, उसमें मलबा जमता गया जमता गया जमता गया, वो हिस्सा नीचे चला गया और बगल के हिस्से ऊपर उठ गए। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, फिगर में बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप ये समझिए, हिमालय को वलित पर्वत भी कहते हैं और हिमालय को नवीन पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को क्या कहते हैं? इसे नवीन पर्वत भी कहते हैं। नवीन मतलब ये नया है। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी श्रृंखला है, लेकिन ये जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, ये क्या है, नवीन पर्वत के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपने आल्पस पर्वत के बारे में सुना होगा, आल्पस के बारे में सुना होगा, आपने यूराल पर्वत के बारे में सुना होगा, यूराल पर्वत के बारे में सुना होगा, आपने अपलेशियन के बारे में सुना होगा, अपलेशियन के बारे में सुना होगा, ठीक है। अच्छा, अपलेशियन कहां दोस्तों, ये अमेरिका वाला, ठीक है। अपलेशियन होगा कि नहीं, यूराल, अपलेशियन मत लिखिए दोस्तों, बल्कि इसके जगह आप वो रॉकी और एंडीज लिख लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, रॉकी लिख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर एंडीज लिख लीजिए, ठीक है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो ये जो पर्वत है दोस्तों, ये किसके उदाहरण है, ये वलित पर्वत के उदाहरण, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, एक एक करके मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। लिख रहा है कि वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत ये किस संकल्पना पर आधारित है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इसको आधुनिक सिद्धांतों से जोड़कर देखूं, ये प्लेट जो है दोस्तों, प्लेटों की बात हो रही है कि दो प्लेटें आपस में आएंगी तभी इनका निर्माण होगा। तो प्लेटों वाला सिद्धांत को हम क्या नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यही कहते हैं ना दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं, या फिर इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के दोस्तों नाम से जानते हैं। ये आप याद रखेंगे अगर हम आधुनिक सिद्धांत से जोड़कर देखें तो, क्योंकि आधुनिक सिद्धांत में यही है कि या तो प्लेटें नजदीक आ सकती हैं या दूर जा सकती हैं, ठीक है। आपने भूकंप वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, ठीक है, हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय में कौन सी विशाल भू अवनति अथवा भूद्रोणी थी। तो वहां पर दोस्तों क्या था स्थित, वहां पर टेथिस सागर था। क्या था दोस्तों, वहां पर टेथिस सागर था। अगर मैं आपको बताऊं कि दोस्तों शुरुआती समय में पूरी दुनिया एक थी, सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे हम पेंजिया कहते थे। चारों तरफ जो महासागर था उसे पैंथालासा कहते थे। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसमें चेंजेस होता है, ठीक है। करोड़ों साल बाद दोस्तों क्या होता है, कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ अलग हो जाता है, नीचे वाला अलग हो जाता है। तो ऊपर वाले हिस्से को हमने अंगारा लैंड नाम दिया, जिसे लॉरेंसिया के नाम से जानते हैं। दक्षिण वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड का नाम दिया। बीच में जो पानी आ गया दोस्तों, उसे हमने टेथिस सागर का नाम दिया। कहा जाता है यही टेथिस सागर दोस्तों आज हिमालय के रूप में हमारे सामने खड़ा है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, सॉरी, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, आगे बढ़ी। अभी देखिए मैप भी यहां पर है, आप परेशान मत होइए, ठीक है। ओहो, तो मैप गायब हो गया लगता है, ठीक है।
सेव नहीं हो पाया या किसी वजह से मैप यहाँ पे मैं लगा नहीं पाया, ठीक है। थोड़ा सा अगर समय देंगे तो चलिए मैं बना दूंगा अभी मैप, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं एक एक करके आपको पूरा मैप दिखा देता हूँ, पहले आप समझ जाइए, ठीक है। यहीं पर समझा दूं क्या, यहीं समझा देता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। पहले एक सवाल करा, दक्षिण पठार के उत्तर की ओर, दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण, ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ने से उसके ऊपर उठने से किस पर्वत का निर्माण हुआ, तो कहा जाता है हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको आइए बता देता हूं कि कैसे यह हिमालय बना है, जरा इसके बारे में समझिए, ठीक है। यहीं पे बता दूं क्या, यहां बता देता हूं हिमालय का निर्माण। देखिए कहा जाता दोस्तों, जो एक तरफ प्लेट था वो था दोस्तों अंगारा लैंड, क्या था दोस्तों, एक तरफ क्या स्थित था, अंगारा लैंड स्थित था, दूसरी तरफ दोस्तों क्या स्थित था, दूसरी तरफ गोंडवाना लैंड स्थित था, ठीक है। बात को समझिएगा, गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। बीच में दोस्तों जो जल था ये क्या था दोस्तों, ये टेथिस सागर था, क्या था दोस्तों, ये क्या था दोस्तों, यहां पर याद रखेंगे, ये टेथिस सागर था, क्या था दोस्तों, यह टेथिस सागर था। होता क्या दोस्तों, यहां मलबा इकट्ठा होने लगता है, क्या इकट्ठा होने लगता है, इसके बीच में ना, इसके तलहटी में क्या इकट्ठा होने लगता है दोस्तों, मलबा माने जानते हैं ना, मलबा माने जानते हैं ना, जैसे इधर से कुछ हिस्से कटकर मलबे के रूप में इसमें गिरते रहते हैं, गिरते क्या हुआ, यहां की धरती पर जोर पड़ने लगा, ठीक है। जब ये मलबा ढेर सारे हो गए दोस्तों, इतना मलबा हो गया तो ये हिस्सा जाने लगा नीचे, ये हिस्सा नीचे जाने लगा दोस्तों, तो इसके फलस्वरूप दोस्तों ये हिस्सा क्या हो गया, ये हिस्सा ऊपर उठने लगा, ठीक है, ये हिस्सा ऊपर उठ गया, ये हिस्सा ऊपर उठ गया। इस तरह से दोस्तों क्या हुआ, दबाव बना और यहां पर क्या निर्माण हो गया, यहां पर हिमालय पर्वत निर्मित हो गया। ऐसी दोस्तों कंडीशन हुई थी, ये आप याद रखेंगे। कभी आप सिद्धांत पढ़िए तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की चीज ऐसा ही हुआ था दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले, कितने साल पहले दोस्तों, लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीपीय विस्थापन से पहले बने पर्वत ये किस वर्ग में आते दोस्तों, तो जो सबसे पुराने पर्वत हैं, जब ये महाद्वीपीय विस्थापन भी नहीं हुआ था दोस्तों, वो सभी जो पर्वत है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। तो ये आते हैं किसके अंतर्गत, इन्हें कहा जाता है प्राचीन पर्वत। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राचीन पर्वत। क्या कहते हैं दोस्तों, कारा की जब ये प्लेट टेक्टोनिक ट्रेंड नहीं आया था उसके भी पहले जो निर्मित हुए थे। जैसे अपने देश की बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये अरावली पर्वत जो श्रृंखला दोस्तों ये पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन पर्वत श्रृंखला के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो दोस्तों उदाहरण में सबसे बढ़िया उदाहरण क्या दोस्तों, ये अरावली है। क्या दोस्तों, अरावली, ठीक है। अरावली कहां स्थित है दोस्तों, तो अगर भारत की बात करेंगे तो भारत के राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान भारत में यह अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुरु शिखर है, जिसे माउंट आबू के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों पेनाइन पर्वत है, कौन सा दोस्तों, पेनाइन पर्वत, ठीक है, पेनाइन पर्वत श्रृंखला है, पेनाइन पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला कहां पड़ता है दोस्तों, यह यूरोप में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, यह यूरोप में स्थित है। यह भी किसका उदाहरण है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। ये दोनों याद रखेंगे। और भी आपसे पूछे तो पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने अपलेशियन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, अपलेशियन के बारे में पढ़ा था। बताया था कि अपलेशियन बहुत ज्यादा प्राचीन है, जो कि कहां स्थित है दोस्तों, अमेरिका में स्थित है। यह भी दोस्तों प्राचीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। इसी तरह से अरावली हो गया, पेनाइन हो गया, अपलेशियन हो गया, ये सब प्राचीन के अंतर्गत आते हैं। और आगे पढ़ेंगे दोस्तों तो वलित वाला पढ़ा जाएगा, ठीक है, और भी दूसरे के बारे में पढ़ा जाएगा। चलिए याद रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए हम लोगों ने किताबें तैयार किया है। अगर आपको पसंद हो तो आप इन किताबों को ले सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ, बहुत शालीनता के साथ हम लोग काम करते हैं, ठीक है। दुनिया जिस स्पीड से आगे भाग रही है संभवतः उस स्पीड से हम नहीं चल रहे हैं। वजह है दोस्तों क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट रहेगा तो आप लंबे समय तक मार्केट में विद्यमान रहेंगे, और नहीं रहेगा तो दोस्तों बहुत ज्यादा हाई फाई बनने का कोई मतलब नहीं है, ऊपर जाके फिर इसी गर्त में आ जाना है। तो बेहतर है कि आप अपना क्वालिटी कंटेंट लेके चलो, बना के चलो। आप यहां पढ़ रहे हैं ना, आपको ये लग ही नहीं सकता है कि नहीं सोचिए इस क्लास में कहीं कोई कोताही हो रही है, ठीक है। जितना मुझसे बन पड़ता उतना बढ़िया सवाल देता हूं, उतने बढ़िया एक्सप्लेन करके दोस्तों उन सवालों को आपके दिमाग में फिट करता हूं कि ये चीजें आपको याद हो जाएं। अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि बच्चों को न समझ में आए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों पढ़ाते हैं, आप कभी उंगली नहीं उठा सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है, ठीक है। अगर दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत की बात करें, अभी हम प्राचीन पर्वत मतलब क्या, अगर कोई आपसे पूछे कि प्राचीन पर्वत क्या, तो आप उसको सीधे भाषा में बताइएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन से पहले के निर्मित पर्वत।
महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन के पहले निर्मित पर्वत, ठीक है, निर्मित पर्वत, ठीक है, यानी जब महाद्वीपीय विस्थापन भी नहीं हुआ था तब दोस्तों जो पर्वत निर्माण हुए थे उन्हीं को दोस्तों सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है। तो सोचिए, तो वैसे भी महाद्वीपीय विस्थापन दोस्तों हजारों लाखों करोड़ों साल पहले हुआ है, तो सोचो कितने पुराने पर्वत होंगे, ठीक है। इसीलिए तो ये पर्वत अब समाप्ति की ओर है, ठीक है। अभी क्या है दोस्तों, ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये पर्वत अपने अंतिम अवस्था में चल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में दोस्तों अरावली का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम आता है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों आप बात करेंगे ना तो नई दिल्ली छोड़िए, नई दिल्ली के साथ साथ दोस्तों हरियाणा को टच करता है, ठीक है। हरियाणा से लेकर के दोस्तों ये राजस्थान तक, ठीक है, राजस्थान तक दोस्तों ये स्थित है। और इसका सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों, ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है माउंट आबू। क्या नाम है दोस्तों? माउंट आबू। माउंट आबू कहां पर स्थित है? ये गुरु शिखर पर स्थित है, ठीक है। गुरु शिखर, हिंदी में उसे गुरु शिखर कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? माउंट आबू कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा। इसी माउंट आबू पर दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां स्थित है दोस्तों? ये माउंट आबू में स्थित है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि कौन से पर्वत विश्व के सबसे नवीन पर्वत माने जाते हैं? अभी तो दोस्तों प्राचीन कहा गया, अब दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है? नवीन, यानी वलित पर्वत माने जाते हैं दोस्तों। तो याद रखेगा, इसमें नंबर 1 पर क्या आ जाएगा दोस्तों? हिमालय पर्वत। जी हाँ दोस्तों, हिमालय पर्वत को क्या मानते हैं? नवीन पर्वत मानते हैं। इसी तरह से रॉकी पर्वत जो दोस्तों कहां मानते हैं? रॉकी पर्वत, अच्छा ये कहां पर स्थित है दोस्तों? भारत में स्थित है। रॉकी कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित है? यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसी तरह से दोस्तों एंडीज पर्वत, अच्छा एंडीज बताइए, एंडीज को नवीन मानते हैं कि पुराना मानते हैं? ठीक है, तो एंडीज को भी दोस्तों नवीन, देखिए एंडीज की बात करेंगे तो अरावली और एंडीज इन दोनों को पुरानी पर्वत श्रृंखला में रखते हैं, लेकिन कई जगह पे दोस्तों इसे पुरानी और नई दोनों में रखा गया। ऐसा क्यों? तो दोस्तों देखिए, ये पर्वत श्रृंखला तो वैसे पुरानी है, लेकिन आज भी इसमें नवीन पर्वत बन रहे हैं। जैसे अरावली में पर्वत निर्माण नहीं हो रहा, वो अवशिष्ट की तरफ है, लेकिन एंडीज में दोस्तों कुछ चीजें बन रही हैं, इसीलिए लोग इसे पुरानी और नवीन दोनों में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। बाकी आपने आल्पस का नाम पढ़ा होगा, ठीक है, आल्पस, ठीक है, यूरोप वाला, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है कि भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होने के कारण बनने वाला पर्वत कौन सा है? मैंने आपसे कहा ना कि परत दर परत। ये कैसे निर्माण हो रहा है दोस्तों? तो आप इसे कहते हैं परत दर परत। ठीक है, परत दर परत जो पर्वत निर्मित होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संचित पर्वत। क्या कहते हैं दोस्तों? संचित पर्वत, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे संचयन हो रहा है। थोड़ी मिट्टी आई, थोड़ा कंकड़ आया, थोड़ा बालू आया, थोड़ा पत्थर आया, ऐसे दोस्तों क्या हुआ, वो बढ़ता चला गया और उसकी ऊंचाई बढ़ती चलेगी। इस तरह से दोस्तों जो पर्वत निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? संचित पर्वत कहते हैं। आपने पढ़ा था ना कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला पढ़ा था दोस्तों वलित पर्वत, दूसरा पढ़ा था संचित पर्वत, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम भ्रंशोत पर्वत के बारे में, और चौथा वैरायटी होता अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो भ्रंशोत क्या होता है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी पहले इसको कवर कर लीजिए। ठीक है, आगे जरा दोस्तों संचित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, अब संचित पर्वत के दोस्तों उदाहरण कौन कौन से? तो दुनिया में बहुत सारा उदाहरण, 1-2 पर्वत तो संचित पर्वत है नहीं। जैसे आपने नवीन में अलग अलग पढ़ा, वैसे संचित में भी है। ठीक है, अब जो परीक्षा में देता जरा वो समझिएगा। ठीक है, परीक्षा में देता दोस्तों टॉल पर्वत। क्या देता दोस्तों? टॉल पर्वत। ठीक है, अभी जो टॉल पर्वत है दोस्तों ये पता ही नहीं लोगों को। ठीक है, अब ये परीक्षा में आ गया तो आप जवाब क्या देंगे दोस्तों? कभी भी परीक्षा में आया तो जवाब दीजिएगा दोस्तों फिलीपींस। कहां पर स्थित है दोस्तों? ये टाल पर्वत दोस्तों कहां पर स्थित है? ये फिलीपींस में दोस्तों स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से देता सवाल कि कोटोपैक्सी कहां स्थित है? क्या देता नाम दोस्तों? कोटोपैक्सी। क्या देता दोस्तों? कोटोपैक्सी। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पता है कोटोपैक्सी? कोटोपैक्सी भी किसका उदाहरण दोस्तों? ये भी संचित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, और ये कहां पड़ता दोस्तों? ये पड़ता इक्वेडोर देश में। कहां पड़ता दोस्तों? इक्वेडोर देश में। ठीक है, और ये कहां पर दोस्तों? तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में दोस्तों इक्वेडोर है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपने नाम सुना होगा एकांका गुहा का। ठीक है, किसका नाम सुना होगा?
एकांका गुहा भी ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी को हम यहाँ नीचे कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, जैसे नाम आ ही गया तो लिख लीजिए एकांका गुहा, ठीक है। एकांका गुहा ये क्या दोस्तों, ये ज्वालामुखी से संबंधित है, ठीक है, ज्वालामुखी से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यह भी एक तरह का दोस्तों संचित पर्वत है, ठीक है। तो ये कुछ अलग से नहीं, ये भी संचित में आता है। और एकांका गुहा दोस्तों कहां पर स्थित है, ये चिली में स्थित है। चिली, चिली देश का नाम सुना होगा ना, चिली में स्थित है। चिली भी कहां है दोस्तों, चिली भी आपके दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है, ठीक है। इसी तरफ है दोस्तों विसुवियस का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, विसुवियस का नाम सुना होगा, विसुवियस का नाम सुना होगा। इसी तरह से किलीमंजारो का नाम सुना होगा, किलीमंजारो, ठीक है। किलीमंजारो कहां पर दोस्तों, किलीमंजारो तो अफ्रीका में स्थित है। कहां पर स्थित है, किलीमंजारो अफ्रीका में स्थित है। लेकिन विसुवियस कहां है दोस्तों, ये आपके इटली में स्थित है। कहां पर स्थित है, यह इटली देश में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों कई सारे ज्वालामुखी पर्वत भी ऐसे हैं, कई सारे ज्वालामुखी पर्वत भी ऐसे हैं जो किसके उदाहरण दोस्तों, जो संचित पर्वत के उदाहरण। लेकिन नॉर्मल वाले में टॉल पर्वत हो गया, जैसे कोटोपैक्सी का नाम ले लिया, या फिर एक है दोस्तों पोपो कैटिपेल, क्या नाम है दोस्तों, पोपो कैटिपेल, ठीक है। पोपो कैटिपेल, ठीक है, कैटिपेल। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे पोपो कैटिपेल के बारे में कि ये कहां पर स्थित है, किस देश में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, जो पोपो है ये मैक्सिको में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर, ठीक है। कहां पर दोस्तों, ये मैक्सिको में स्थित है। और ये भी किसका उदाहरण दोस्तों, ये आपके संचित पर्वत का उदाहरण, ठीक है। तो कई अन्य वैरायटी के जो पर्वत होते हैं दोस्तों, ये भी संचित पर्वत के अंतर्गत आ जाते हैं। और संचित माने क्या, जो बालू, कंकड़, मिट्टी, इन सब के जमाव के कारण दोस्तों बने हो, परत दर परत जिनका निर्माण हुआ, ठीक है, उसे कहते हैं दोस्तों, उस पर कोई अंतर्जात बल नहीं लगा पृथ्वी का, ठीक है। ये अंतर्जात बल से नहीं निर्मित हुए दोस्तों, बल्कि क्या हुए, निक्षेप द्वारा निर्मित हुए दोस्तों, धीरे धीरे संचयन द्वारा निर्मित हुए हैं। उसे क्या कहते हैं, संचित पर्वत कहा जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और बढ़िया सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप कैसे पर्वत है, ठीक है। देखिए जो बालू के स्तूप होते कैसे होते हैं, ऐसे हवा चलती है और बालू उठा के दोस्तों एक जगह डालते जाती, ठीक है। इसी से दोस्तों स्तूप बन जाते हैं। भाई देखो रेगिस्तान में हवा तो तेज चलती है, हवा उड़ी, बालू के कण एक जगह जाकर दोस्तों लड़कर, अब जैसे मान लीजिए यहां पे कोई टीला है, इस टीले से दोस्तों लड़कर के बालू ही गिर जाते हैं, तो ये टीला और ऊंचा होता जाता है, और ऊंचा। ऐसे दोस्तों रेगिस्तान में कई लाखों की संख्या में दोस्तों टीले पाए जाते हैं। ये किसका उदाहरण है, मैंने अभी आपसे कहा किसी भी चीज का निक्षेप या परत दर परत निर्माण होना क्या कहलाता है दोस्तों, ये हमेशा संचयी का उदाहरण है। किसका उदाहरण दोस्तों, संचित या संचयी का उदाहरण है। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसे हम संचित का उदाहरण मान सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कर सकते हैं, संचित। यानी कहीं भी परत दर परत की बात हो जाए तो हमेशा आपका जवाब क्या होगा, संचित ही होगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है शास्ता व रेनियर, रेनियर होता है या रेंडियर होता है, ठीक है, और फ्यूजियामा, ठीक है। ये जो संग्रहित पर्वत है दोस्तों, ये अब देखिए जैसे संग्रहित लिख दिया, चाहे संग्रहित लिख दे चाहे संचित लिख दे, परेशान मत होइएगा, सब एक ही बात है, ठीक है। ये कहां पर स्थित है, तो दोस्तों अगर आप इसकी बात करेंगे, फ्यूजियामा की बात करेंगे, तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि फ्यूजियामा कहां पर दोस्तों, ये आपके जापान में स्थित है। जबकि शास्ता और रेनियर कहां पर स्थित दोस्तों, ये आपके अमेरिका में स्थित है। कहां पर है, अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल करा, ये जो मेयान पर्वत श्रृंखला है और लाशन पीक जो है, ये भी दोस्तों एक प्रकार के संग्रहित पर्वत हैं। ये कहां पर स्थित है, मेयान और लाशन पीक, ये दोनों कहां पर स्थित दोस्तों, तो मेयान स्थित है दोस्तों आपके फिलीपींस में। लिख लीजिए यहां पर क्रमशः फिलिप, ऐसे लिख दूं क्या, मेयान ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। मेयान जो स्थित है दोस्तों कहां पर स्थित है, ये आपके फिलीपींस में स्थित है। कहां पर है, ये आपके फिलीपींस में स्थित है। जबकि दोस्तों जो लासन पीक दिया है, लासन पीक, ठीक है, लासन पीक है, ये किस देश में स्थित है दोस्तों, लासन पीक आपके कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। कहां पर है, कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया कहां है दोस्तों, ये आपके अमेरिका में है, ठीक है। तो लासन पीक कहां है दोस्तों, अमेरिका में स्थित है। जबकि मेयान कहां पर स्थित है, यह जो है फिलीपींस देश में स्थित है। इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, कह रहा है चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग के नीचे धंसने या अगल बगल भाग के ऊंचे उठने के फलस्वरूप दोस्तों किस पर्वत का निर्माण होता है, तो यहां पर दोस्तों भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। अब मैं आपको समझाता हूं भ्रंशोत पर्वत क्या है, ठीक है। यहां भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। क्या होता है भ्रंशोत पर्वत, जरा ये समझिए, ठीक है। यहां पर आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, आप समझिए खाली, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए दोस्तों ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, ठीक है, बहुत बड़ी प्लेट है। पहले इसको छोटा कर देते, ठीक है, ये जो इसको हटा देते हैं, ठीक है।
मान लीजिए ये क्या कर दिया दोस्तों, एक प्लेट बना दिया, ठीक है। ये मान लीजिए एक बहुत बड़ी प्लेट है, ठीक है। अचानक से क्या हुआ दोस्तों, इस प्लेट में दोस्तों ऐसे क्रैक बन गया। क्या बन गया दोस्तों, क्रैक, ठीक है। क्रैक माने समझते हैं ना, क्रैक यानी दरार। क्रैक मतलब क्या हो गया दोस्तों, इस प्लेट में क्या बन गया, ये दोस्तों दरार आ गई। अब दरार दोस्तों आ गई, कुछ समय बाद पता चला दोस्तों एक और दरार आ गई, एक और दरार आ गई, ये भी दोस्तों क्या बन गया, ये भी दरार आ गया। ऐसे हो सकता है कई जगह से दरार हो जाए, हो सकता है दोस्तों और भी कहीं से दरार आ जाए। अब दरार के फलस्वरूप दोस्तों दो चीजें हुई। इसके ऊपर देखिए क्या क्या स्थित थे, इसके ऊपर तो दोस्तों पेड़ पौधे स्थित थे। क्या थे दोस्तों इसके ऊपर, इसके ऊपर ढेर सारे ऐसे जो है छोटे छोटे बड़े बड़े दोस्तों क्या थे, ये पेड़ पौधे स्थित थे, ठीक है। ये दोस्तों ये पेड़ पौधे स्थित थे, ठीक है। बात को समझिएगा, ठीक है, बात को समझिएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे दोस्तों ढेर सारे पेड़ पौधे बने थे। अब ये दरार के फलस्वरूप क्या हुआ, दो कंडीशन हो सकती है। या तो दोस्तों क्या हो सकता है, ये वाला हिस्सा क्या हो सकता है दोस्तों, नीचे जा सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये नीचे जा सकता है। अगर मान लीजिए ये वाला हिस्सा नीचे चला गया तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, ये अंदर हो जाएगा और ये दोनों हिस्से दोस्तों उठे रह जाएंगे, होगा ना। तो इसका निर्माण कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा ना, बताइएगा, मैं कुछ गलत कहूंगा तो बताइएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पेड़ पौधे दोस्तों अभी भी रहेंगे खड़े, ठीक है, लेकिन ये हिस्सा दोस्तों धंस गया। क्या हो गया दोस्तों, ये हिस्सा धंस गया। धंसने के फलस्वरूप जो ये वाला एरिया है इसे कहते हैं दोस्तों भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम क्या नाम देते हैं, भ्रंश घाटी। लेकिन दोस्तों ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके कैटेगरी में तो दोस्तों ये ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, हम कह रहे हैं दूसरा केस टू क्या हो सकता है दोस्तों, केस टू क्या हो सकता है कि मान लीजिए यही हिस्सा नीचे चला गया हो, ये हिस्सा ये वहीं का वहीं पड़ा रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो दोस्तों तब क्या होगा, तब दोस्तों कुछ आकृति इस तरीके की बनेगी, ठीक है, ऐसे। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये वाला हिस्सा दोस्तों क्या हो गया, ये वाला हिस्सा नीचे चला गया। तो दोस्तों ये हिस्सा नीचे चला गया तो यहां तो दोस्तों भ्रंश घाटी बन गई। क्या हो गई दोस्तों, यहां तो भ्रंश घाटी बन गया, लेकिन ये हिस्सा दोस्तों अब ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया। तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों भ्रंशोत पर्वत। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं भ्रंशोत पर्वत। अब बताइए कहीं कोई कंफ्यूजन है आपको, भ्रंशोत पर्वत क्या, कुछ नहीं, दरार हुआ या तो नीचे घुस जाएगा या तो अगल बगल वाले नीचे चले जाएंगे। अब जो हिस्सा नीचे जाएगा उसे तो घाटी कहेंगे, जो हिस्सा ऊपर रहेगा उसे क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। अगर नीचे गया तो भ्रंश घाटी, अगर ऊपर हुआ तो भ्रंशोत्थ पर्वत। क्या हो जाएगा, कहीं कंफ्यूजन है आपको, ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया हो, संभव ही नहीं है भाई कि कुछ ना समझ में आए, ठीक है। बस आराम से आप देखते चलिए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अब तो समझ गए कॉन्सेप्ट ना। अब वही दे रहा है कि चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण, भ्रंश मतलब वही दरार, भ्रंश क्या था, बात को समझिए। ये जो आपने पढ़ा, यही जो दरार है ना, यही दरार क्या है दोस्तों, यही तो भ्रंश है, भ्रंश, ठीक है। तो दोस्तों इसके कारण जो हिस्सा दोस्तों ऊपर या नीचे जाता है उसी से दोस्तों क्या होता है, निर्माण होता है, भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। इसे आप ध्यान देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, खुद समझ जाएंगे। करा धरातल के नीचे लावा के ठंडा होने की वजह से तनाव व खिंचाव के कारण धरातल में किन रचनाओं का निर्माण होता है। धरातल के नीचे लावा के ठंडा होने की वजह से दोस्तों किसका निर्माण होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऐसे केस में दो चीजें बनती हैं, या तो भ्रंश का निर्माण होता है, भ्रंश का, या फिर किसका निर्माण होता है दोस्तों, दरारों का निर्माण होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जो दरार पड़ा तो क्यों पड़ा, कोई कारण रहा होगा ना। उसके नीचे दोस्तों मैग्मा ठंडा हुआ और ऊपर का धरातल क्या हो गया, फट गया, क्रैक हो गया, ठीक है, उसी से दोस्तों यह निर्मित हुआ है, ये समझिएगा, इतनी सी बात है। करा धरातल के ऊपर उठने से बना भाग क्या कहलाता, अभी आपने पढ़ा कि ऐसे था दोस्तों और ऐसे ऐसे निर्मित हुआ ना, देखिए ऐसे निर्मित हुआ ना। अच्छा कोई जरूरी है कि सर इसको हम ऐसे ही करें, अरे भाई आइए मैं आपको बताता हूं। कई बार बच्चों के मन में अलग अलग सवाल आता है। मान लीजिए ऐसे था, ये हिस्सा चला गया नीचे, ऐसे डायरेक्टली दोस्तों ये हिस्सा चला गया नीचे, देखिए ये नीचे गया, ये नीचे गया, ये नीचे गया, ऐसा हुआ होगा ना, ठीक है। तो ये बीच वाला हिस्सा ऊपर हो गया दोस्तों। जो ऊपर उठने से दोस्तों क्या बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। क्या कहते हैं दोस्तों, भ्रंशोत्थ, भ्रंशोत्थ थ रहता है ना, भ्रंशोत्थ पर्वत, ठीक है। तो यहाँ किसका निर्माण होगा दोस्तों, यहाँ निर्माण होगा भ्रंशोत्थ पर्वत का। किसका निर्माण होगा, भ्रंशोत्थ पर्वत का। इसी भ्रंशोत्थ पर्वत को दोस्तों ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत, ठीक है। कुछ अलग नहीं दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। कह रहा है कि मान लीजिए जो नीचे धंस गया उसे क्या कहेंगे, ठीक है, जो नीचे धंसा भाग है उसे क्या कहेंगे। मान लीजिए यही आकृति कैसा होता, ऐसा रहता, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये हिस्सा दोस्तों ऊपर था, ये हिस्सा केवल नीचे
नीचे चला गया। तो यही क्या बन गया दोस्तों, यही बन गया भ्रंश घाटी। क्या बन गया, यही भ्रंश घाटी बन गया। ठीक है, तो यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यह आपके भ्रंश घाटी का जवाब हो गया। ठीक है, जो हिस्सा नीचे गया भ्रंश घाटी, जो हिस्सा ऊपर है भ्रंशोत पर्वत। आप कह दो कि आपको नहीं समझ में आया, आप कह दो आया समझ में ना। जितने मजे के साथ ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप समझिए इतनी ही शिद्दत के साथ आपको पूरा इतिहास पढ़ाया गया, पूरा संविधान पढ़ाया गया। कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जहां पर सीक्वेंस ब्रेक हुआ हो। देखिए चैनल आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन सीक्वेंस में कौन पढ़ाए आपको। जैसे मैं आपको पर्वत पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है, आपको भी पता है कि नहीं, अगली बार सर जो पढ़ाएंगे ना, अब वो पठार पढ़ाएंगे, उसके बाद मैदान पढ़ाएंगे, तब वायुमंडल पे आएंगे। हम चाहते तो ऐसा हो सकता था ना, केवल मसाला बना के देते आपको। ठीक है, जो जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है उस पर वीडियोस बनाते हैं, ऐसा हो सकता था ना। और ऐसा अगर मैं करता तो निश्चित रूप से चैनल और आगे जाता, हमारे व्यूज और बढ़ते। लेकिन क्या है ना, नितिन सर अपने मतलब जो डिसाइड कर लिया। मेरी इच्छा है कि मैं बच्चों को पूरी जानकारी दूंगा, चाहे वो वीडियो चले चाहे वो वीडियो न चले। तो इसीलिए दोस्तों मैं एक एक टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं और सीक्वेंस में वीडियो बना रहा हूं कि नहीं, पर्वत के बाद आपको पठार पढ़ना ही पढ़ना है, मैदान पढ़ना ही पढ़ना है। पर्वत में आज मैं अगर अवशिष्ट पर्वत इस क्लास में नहीं, भाई ज्यादा सवाल है, अवशिष्ट पर्वत के बारे में इस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा। ये सवाल दोस्तों ये समाप्त हो जाएंगे आगे चल के। ठीक है, और अवशिष्ट पर्वत के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हम चाहते तो टॉपिक छोड़ करके सीधे पठार पर आ सकते थे, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना। ठीक है, हम आपको भारत और विश्व के जो प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल बनते हैं ना। तो मैं चाहता तो ट्रेंडिंग टॉपिक पर जा सकता था, लेकिन आप देखिए ना, आप में से जितने भी लोग हैं ना, कोई सहयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टडी 91 चैनल पर आ जरूर रहे, देख जरूर रहे हैं इन वीडियोस को, लेकिन सहयोग नहीं कर रहा है। बच्चे कहते जरूर है कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन क्या फायदा उस बढ़िया पढ़ाने का अगर लोग वीडियोस देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता लोगों को क्या चाहिए, लेकिन एक बात जरूर है कि लोग ना पढ़ाई से बहुत दूर हटते जा रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही रहें तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन सत्य ही, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए ना कि हमने सच शर्म ईमानदारी से करा है, हमने सब टॉपिक को एक एक बार पढ़ा है। आप कहिए, अपने हाथ अपने दिल पर हाथ रख कहिए। अगर आपके दिल से आवाज नहीं आ रही ना, इसका मतलब कमी आपके अंदर है। पहले उस कमी को दूर करिए, तब आप सिलेक्शन के बारे में सोचिए। सपने देखने से सिलेक्शन मिल जाता तो लोग दिन रात सपने ही देख लें, ऐसे नहीं मिलता सिलेक्शन। सिलेक्शन मिलता है एक एक पॉइंट पढ़ने से, समझने से। और ना आप पता नहीं क्यों एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, आप हमेशा अपनी जानकारी के लिए पढ़िए तो ज्यादा तेजी से चीजें याद हो जाएंगी। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपको याद कैसे रहता है। मैं इसलिए नहीं याद रखता कि आपके परीक्षा में आते हैं, मैं इसलिए याद रखता कि हमारा सौभाग्य है कि हम ये पढ़ रहे हैं कि पर्वत निर्माण कैसे होता है। सबका सौभाग्य नहीं होता है, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लोगों को नहीं पता क्या फर्क पड़ता है, निर्माण हो गया, कैसा पर्वत है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमें पड़ता, हमें जानकारी चाहिए कि नहीं, पर्वत का निर्माण ऐसे हुआ है, पठार ऐसे बनते हैं, नदियां ऐसी बनती हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप इस हिसाब से ये सोच कर पढ़ेंगे तो चीजें अपने आप आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, एक कहानी की तरह पढ़िए, तो कठिन कुछ नहीं, जब तक आप नहीं जान रहे तभी तक कठिन है। और इतने अच्छे से मैं समझा रहा हूं, अगर उसके बाद भी चीजें कठिन लगे तो फिर कोई समझाने वाला नहीं है आपको। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है ब्लॉक पर्वत। अभी मैंने कहा कि देखिए परेशान मत होइए, मान लीजिए यहां ब्लॉक पर्वत लिख दिया तो ठीक है, ब्लॉक पर्वत में कुछ और नहीं है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। ठीक है, भ्रंशोत पर्वत। ठीक है, कोई अंतर अभी मत समझिए, शुरुआत में देखिए नाम भले चेंज हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। जैसे संचित को संग्रहित लिख दिया, पीछे क्या किया था दोस्तों, पीछे लिखा था संचित पर्वत। ठीक है, और आगे संचित को क्या लिख दिया दोस्तों, संचित को कर दिया संग्रहित पर्वत। ठीक है, तो दोस्तों क्या बदल जाएगा क्या, नहीं यार, एक ही चीज है। ठीक है, एक ही चीज है। ठीक है, या जैसे लिख दिया दोस्तों नवीन पर्वत, क्या लिख दिया, नवीन पर्वत, फिर आगे लिख दिया दोस्तों इसी को वलित पर्वत। ठीक है, या इसी को लिख दिया मोड़दार पर्वत, क्या लिख दिया, मोड़दार। क्या बदल जाएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, ये आपको केवल कंफ्यूज, आपको केवल परेशान करने के लिए दिया जा रहा है, इसलिए पहले से समझिए। करा ब्लॉक पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों ब्लॉक पर्वत, तो याद रखेगा इसे वासजेज या ब्लैक, एक मिनट, ब्लॉक पर्वत किस प्रकार के, गलत हो गया। ठीक है, अगर ये पूछेगा तो भ्रंशोत हो जाएगा, यहां पूछना चाहिए ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। आपको ब्लॉक पर्वत के कई सारे उदाहरण आपको बताने हैं, तो याद रखेगा। जैसे दोस्तों आपने वासजेज का नाम सुना होगा, सुना कि नहीं, वासजेज। ठीक है,
वाजेज और ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट। अब इसके नाम में फॉरेस्ट जुड़ गया ना, लोग समझते हैं किसी जंगल की बात हो रही है, नहीं जंगल नहीं भैया, ये ब्लैक फॉरेस्ट जो ये पर्वत है, पहले याद रखिए ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है और ये कहां पर दोस्तों, ये आपके यूरोप में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, ये आपके यूरोप में स्थित है, इसको याद रखेगा, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसी तरह से वासाज रेंज के बारे में सुना होगा, नीचे लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, किसके बारे में सुना होगा, वासाज वासाज रेंज के बारे में सुना होगा। अब आप कहेंगे नहीं सुने सर, ठीक है, नहीं सुने हैं तो और देखिए, आपने सियरा नेवादा रेंज के बारे में सुना होगा, सियरा नेवादा रेंज के बारे में, रेंज मतलब क्या, वही पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये दोनों जो पर्वत श्रृंखला दोस्तों, ये अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों, ये यूएसए में स्थित है। कहां स्थित है, यूएसए में स्थित है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आपने साल्ट रेंज के बारे में सुना होगा, यही लिख दें क्या, साल्ट रेंज के बारे में सुना होगा, ठीक है। साल्ट रेंज कहां है दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान में स्थित है, वैसे आप अभी महाद्वीप की बात करें तो आप इसे एशिया कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, एशिया कह सकते हैं। साल्ट रेंज की बात करें, इस तरह से याद रखें, ठीक है। आगे देखिए सवाल भी दे रहा दोस्तों, क्या दिया है, कह रहा वाजेज ब्लॉक पर्वत यूरोप के किस देश में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो वाजेज है और सियरा नेवादा, ठीक है, वाजेज यहां सियरा ने, एक मिनट, ओहो ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहां सियरा नेवादा रेंज याद रखेगा दोस्तों, ये जो सियरा नेवादा है दोस्तों, ये कहां पर है, नहीं सही लिखा था भाई, क्या लिखा था मैंने, वासाज लिखा था ना, मैं सोचा वाजेज लिखा हुआ है क्या, ओहो एक सेकेंड, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये वाजेज यहां पे लिखा, एक कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगा कि मैंने यहां वाजेज लिख दिया अमेरिका में, नहीं, वो वासाज रेंज है, ध्यान दीजिएगा, वाजेज पर्वत अलग है और वासाज पर्वत अलग है। वासाज रेंज जो है दोस्तों ये अमेरिका में, जबकि वाजेज कहां पर दोस्तों, ये आपके यूरोप में। आपसे सवाल कर रहा है कि यूरोप तो महाद्वीप है, यूरोप के किस देश में स्थित है दोस्तों, तो याद रखेगा वह देश है फ्रांस। कहां पर स्थित है दोस्तों, यूरोप क्या है, यूरोप तो महाद्वीप हो गया ना, यूरोप क्या है, या यूरोप, जैसे अभी मैंने पूछा साल्ट रेंज, यहां दिया ना, साल्ट रेंज अगर महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में है, लेकिन अगर देश की बात करेंगे तो पाकिस्तान में स्थित है, वो सवाल था मेन, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगला सवाल दे रहा है कि देखिए साल्ट रेंज आ भी गया, साल्ट रेंज एशिया के किस देश में स्थित है दोस्तों, तो साल्ट रेंज जो है ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान में भी दोस्तों अगर लोकेशन वाइज कुछ और पूछ दिया तो याद रखेगा, यह सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, यह सिंधु और झेलम के मध्य पाकिस्तान में दोस्तों स्थित है, जिसका नाम है सॉल्ट रेंज, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों पढ़ते चलिए, अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अवशिष्ट पर्वत के बारे में, ठीक है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन श्रृंखला है, वो दोस्तों अब अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जानी जाती है, तो आगे दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे, और भारत और विश्व के जो प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में भी दोस्तों पढ़ा जाएगा। तो अगला जो लेक्चर है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए हैं, आप इन फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार से बच्चे कह रहे हैं कि सर जो है इसके ऊपर कुछ ऑफर दिया जाए, कुछ प्राइस कम किया जाए, तो दोस्तों नेक्स्ट मंथ आप तैयार रहिए, मई महीने में, ठीक है, मई महीने में दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है अनाउंसमेंट होगा, उसके तहत दोस्तों इस तरह के जो इंडिविजुअल बैच हैं उसमें कई सारे नए इंडिविजुअल बैच आएंगे, और दोस्तों बहुत कम प्राइस में, इतने कम प्राइस में ताकि आप अफोर्ड कर सके, आप पढ़ सकें, ठीक है। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे इसका पीडीएफ मांग रहे थे, तो पीडीएफ भी दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक से जुड़ जाइए, फेसबुक से, ठीक है। फेसबुक पे दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, फेसबुक का जो हमारा पेज है उस पे दोस्तों डेली फेसबुक के पेज पर ये जो क्लासेज होती है ना, इनके दोस्तों इमेजेस मैं डेली अपलोड कर रहा हूं, ताकि वहां से आप जो है ध्यान दीजिए। और जो पेज है दोस्तों स्टडी 91 के नाम से आपको पेज मिल जाएगा, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं, स्टडी 91 का फेसबुक पेज पे आ जाइए, उसे फॉलो कर लीजिए, वहां पर जितनी भी क्लास अब तक दी गई हैं उनके दोस्तों आपको इमेजेस मिल रहे हैं, आप उनको सेव करके रख सकते हैं, या कोशिश कीजिए अगर नोट्स बना लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।